कैसे हे काय हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। ये तो हमें पता है कि पंच महाभूतों से ये शरीर बना है। परंतु केवल शरीर से तो कुछ होता नहीं। केवल शरीर कुछ भी व्यवहार करता नहीं, कर नहीं सकता है। इसमें जुड़े हैं भी तो। परंतु प्राण और शरीर ये दोनों का ही वैसे बने हुए हैं। ऐसे वृक्ष वनस्पति प्राणी हैं, उनसे तो हम भिन्न हैं। तो फिर हमारे साथ हमारे हम अंतः के बने हैं। कारण भी तो प्रकृति है, क्योंकि जो प्रकृति के दो आयाम बने, पंचमहा और तीन गुण। तो पंचमहाभूत में से तो हमारा शरीर बना, और तीन गुण जो बने अ, अ, अंतः बना है, जो इनको संचालित करती हैं। उससे प्राण बना है, तो वो भी तो प्रकृति है। तो हमारा अंतःकरण भी प्रकृति ही है। अ, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त और हृदय, ये सब भी तो प्रकृति है। तो सारी की सारी हमारी रचना ये तो प्राकृतिक रचना ही है। फिर भी हमारा व्यवहार संस्कृति से अ, संस्कृति से नियमन में रहता है, संस्कृति से निर्देशित रहता है। ये क्या है फिर? अब प्रकृति से ही आप ध्यान में लीजिए कि प्राकृतिक माने स्वाभाविक, प्रकृति से ही स्वभाव बना है। तो ये स्वभाव के अनुसार जब हम व्यवहार करते हैं तो वह हमारे लिए स्वाभाविक है। तो ये स्वाभाविक व्यवहार तो प्राकृतिक व्यवहार है। तो फिर सांस्कृतिक व्यवहार कौन सा है? स्वाभाविक व्यवहार यदि प्राकृतिक है तो सांस्कृतिक व्यवहार कौन सा है? और संस्कृति कहाँ से आई? ये हमें हमारे मन में प्रश्न होगा, और होना भी चाहिए कि अंततोगत्वा प्रकृति से निर्देशित होकर ही तो हम सब कर रहे हैं। माने हमारी पूरी बनावट है जो व्यक्तित्व की वो तो पूरी की पूरी प्रकृति से ही बनी हुई है। बनावट माने उपादान कारण तो हमारा प्रकृति ही है, और निमित्त कारण तो सबका ही सबका पुरुष ही है, माने चेतन ही है, जीवन है। तो चेतन और जड़ और प्रकृति, इनसे ही तो हमारा बहिःकरण माने शरीर, प्राण और अंतःकरण सब कुछ बना हुआ है। तो फिर हम संस्कृति को इतना महत्व क्यों देते हैं? ये विषय है। तो अगर हम मनुष्य समाज की रचना देखेंगे तो इनके सारे व्यवहार, यानी सांस्कृतिक व्यवहार कहते हैं, वो है उत्सव, पर्व, त्योहार और व्रत और खान पान और वस्त्र प्रावधान और की रचना, और जो जो भी हमारी भौतिक सुविधाएं हैं, फिर जो भी हमारा व्यवहार है एक दूसरे के साथ करने का, वो व्यवहार सारा वो प्रकृति और संस्कृति दोनों के संयोजन से बना हुआ है। अकेले संस्कृति का भी नहीं, क्योंकि संस्कृति को अकेले को बिना प्रकृति के कोई आधार ही नहीं है। अब हम व्यवहार करते हैं बुद्धि से, तो बुद्धि भी प्रकृति से बनी है। हम व्यवहार करते हैं मन से, तो मन भी तो प्रकृति से ही बना हुआ है, प्राकृतिक रचना ही है। हम वस्त्र पहनते हैं, तो वस्त्र भी तो प्रकृति से ही बने हैं, और उसका जो रंग रूप आदि सारा है
वो भी तो प्रकृति का है। जिस शरीर पर हम वस्त्र धारण करते हैं वो शरीर भी प्रकृति का ही है, और जिन आवासों में रहते हैं वे आवास भी तो प्रकृति के ही हैं। ताई आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हरिओम। वहां भी मिट्टी, पानी, हवा, सूर्य प्रकाश ताई और पिछले आकाश। पिछले हाँ, 15-20 सेकंड तक आपकी आवाज सुनाई नहीं दी थी ताई। अच्छा, अब सुनाई दे। हाँ, अभी सुनाई दे रही है। जब आपने बताया कि हाँ कपड़े भी प्रकृति के बने हैं, शरीर हाँ प्रकृति है, हाँ हाँ, उसके अच्छा बाद से सुनाई नहीं दी। अच्छा। हाँ, वो क्या होता है, मैं ना तो इसको मैंने स्पर्श किया, पर भी वो खिसका न, कुछ भी परिस्थिति हुआ है। ठीक है, चलो उसकी मर्जी। जी ताई। तो जो जो भी जिन जिन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं तो सब प्रकृति से ही बना हुआ है। और जिस कल्पना शक्ति से हम उसकी विविधता और बनावट ये बनाते हैं, वो बुद्धि और कल्पना शक्ति वो भी तो प्रकृति से ही बना है। तो सब प्रकृति से बना है, तो फिर संस्कृत कहाँ से आई? इसका हम थोड़ा अच्छी तरह से विचार तो हम संस्कृति की रचना हमने कैसे की है ये बात भी ध्यान में आएगी। तो इसलिए उसका हम और हमारा निवास, इसको जोड़कर बात करेंगे। तो हम जहाँ रहते हैं उस स्थान की मिट्टी, पानी, हवा, तापमान, आकाश, ये सब भी प्राकृतिक हैं और हमारा शरीर भी प्राकृतिक है। इसलिए हमारा शरीर आकार, प्रकार, रंग, रूप, भाषा, सब वहां के पंच महाभूतों के आधार पर ही बना है। इसी कारण से तो तमिलनाडु का व्यक्ति और कश्मीर का व्यक्ति से अलग पहचाना जा सकता है। उसका नाक नक्शा अलग, उसकी रंग, उसकी आकृति अलग, उसका वर्ण अलग, ये सब अलग होता है। वो किस कारण से होता है? तो वहाँ की जलवायु है उसके कारण से होता है। वहाँ की तो प्राकृतिक संरचना है उसके कारण से होता है। वहाँ का तापमान अलग है उसके कारण से होता है। अब ये तो आकृति प्रकृति माने रंग रूप और इसकी बात हुई। अब वहां की मिट्टी, जल और हवा और ये सारे पंचमहाभूतों के कारण से जो धान्य पैदा होता है, जो फल, सब्जी, औषधि, ये सब पैदा होता है, उसी से वहां के प्रकृति से बना हुआ शरीर पुष्ट होता है, उसको वही सूट करता है। इसलिए तमिलनाडु की आहार पद्धति और कश्मीरियों की आहार पद्धति अलग है। वहां के प्रकृति में जो अन्न आदि पैदा हुआ उसी से बनता है, तो वहां का सूट करता है। जब हम स्थान बदलते हैं, आज के जमाने में जो विचारणीय बात है कि जब हम स्थान बदलते हैं और तमिलनाडु से बंगाल में या असम में गए, तमिलनाडु से राजस्थान में गए, तो ये सब बदलेगा। माने जलवायु भी बदलेगी और उसके कारण से अन्न धान्य भी बदलेगा, सब बदलेगा। तो क्या एडजस्ट नहीं करता हमारा शरीर, उसके साथ एकदम से एडजस्ट नहीं करता। धीरे धीरे 2 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां बीत गई तो उसके बाद क्या बचेगा, क्या रहेगा, कैसे हमारा शरीर परिवर्तित होगा, कैसे उसका टेक्सचर बदलेगा, वो बदलता जाएगा, बदलता जाएगा। परंतु 2 4 पीढ़ियों में वह नहीं बदलेगा। कदाचित 50 पीढ़ियां जानी होंगी। यदि तमिलनाडु का व्यक्ति राजस्थान में जाकर रहता है तो 50
हो जाएगा, संस्कृति से नहीं, प्रकृति से राजस्थानी हो जाएगा। उसका चेहरा मोहरा भी बदल जाएगा, भाषा भी बदल जाएगी। भाषा एडॉप्ट की गई है इसलिए नहीं। भाषा भी कैसे बनती है? भाषा भी जैसा पानी वैसा वाणी। पानी के कारण से भाषा बदलती है। इसलिए 12 कोस में पानी बदलता है। पानी बदलता है माने क्या बदलता है? पानी बदलता है इसका मतलब है कि वहां के पानी में जो पृथ्वी मिट्टी की गंध है, माने पृथ्वी तत्व की गंध है, वायु है, आकाश है, और तापमान है, उसका सबका परिणाम पानी पर होता है। और उस कारण से पानी का टेक्सचर बदल जाता है, पानी का रूप बदल जाता है, और उसका सीधा परिणाम भाषा पर होता है। इसलिए जैसे ही पानी बदलता है वैसे ही बोली भी बदलती है। भाषा, मान्य भाषा जिसको अधिकृत भाषा कहते हैं, वो भले ही स्टेट बदलने से, माने हमारा प्रांत बदलने से, अब ये प्रांत तो प्राकृतिक रचना नहीं है, वो तो राजकीय रचना है। परंतु जैसे ही दूरी होती जाती है वैसे मान्य भाषा बदलेगी। परंतु तमिलनाडु में ही, मैं तमिलनाडु उदाहरण के लिए कह रही हूँ, अर्थात किसी भी राज्य की बात करूं, तो तमिलनाडु में ही 12 कोस के बाद उसकी बोली अलग हो जाएगी। ऐसे एक एक राज्य में अनेक बोलियां होती हैं। उसका कारण प्राकृतिक है। उसका कारण वहां का पानी है, और उस पानी पर विशेष चारों महाभूत भी परिणाम करते हैं। इसीलिए है वहां के चावल हिमाचल प्रदेश में भी उगते हैं, बंगाल में भी उगते हैं, और केरल में भी उगते हैं। परंतु केरल के चावल अलग, बंगाल के अलग, और हिमाचल प्रदेश के अलग, क्योंकि वहां के पंचमहाभूतों की संरचना अलग है। तो जो शरीर केरल की या तमिलनाडु के मिट्टी से बना, माने वहां के पंचमहाभूतों से बना, उसको वहीं के चावल, वहीं का धान्य सूट करता है, क्योंकि उसका भी टेक्सचर वही होता है। और इसलिए हम कहते हैं कि कभी एक राज्य से दूसरे राज्य में, और अब तो राज्य भी नहीं रहा, एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो शरीर पर उसका असाधारण प्रभाव पड़ता है। और शरीर पर पड़ता है तो मन पर भी पड़ता है, उसकी बात आगे देखेंगे। तो ये कैसे सह पाता होगा शरीर, और उसमें क्या क्या बदल हो जाते होंगे, और आहार विहार की कैसी संरचना बदलती होगी, वो बदलने में हम अनुकूलन करते हैं या हम प्रतिरोध करते हैं, क्या करते हैं? जैसे कहा जाए कि गुजरात से लोग तमिलनाडु में जाएंगे तो भी उनको तो वही दाल चावल और स्वाद, परंतु वैसा तो वहां मिलना ही संभव नहीं है, क्योंकि वहां का पंचभूतात्मक जगत अलग है। तो ये बात पहले आहार से शुरू होती है। आहार के बाद हमारी दिनचर्या भी, सोना जागना भी उसी के अनुसार बदलता है। हमारे वस्त्र भी उसी प्रकार से बदलते हैं, वो भी जलवायु के अनुसार बदलते हैं। और हमारा भवन भी उसी प्रकार से बदलता है। अब यहाँ तक तो बात एकदम प्राकृतिक है और समझ में आती है। परंतु वहां का जो उपवास करने की पद्धति होती है, जैसे हम कहते हैं ना कभी, अरे दक्षिण के लोग उपवास में रोटी भी खाते हैं, अन्न नहीं खाया तो वहां का उपवास हो गया। और बंगाल के ब्राह्मण मछली खाएंगे तो भी वो नॉनवेज नहीं है, मांसाहारी नहीं है, ऐसा हम कहते हैं। तो वहां के उपवास की पद्धति बदलती है, व्रत की पद्धति बदलती है, पूजा की पद्धति बदलती है, क्योंकि वहां के पत्र पुष्प फल आदि सब अलग होते हैं। वहां के रोगों का स्वभाव अलग बनता है। तमिलनाडु में किसी को बुखार आया और पंजाब में किसी को बुखार आया, तो दोनों बुखारों का टेक्सचर अलग है।
उसके लिए जो औषधि है वो यदि एक ही दे दी तो वो उसको सूट नहीं करेगी, उसके औषधि भी अलग। जिस जिस प्राणी जो व्यक्ति जन्मा है, उस व्यक्ति जो रोग है वो भी उस भूमि के लायक ही होता है, भूमि के अनुकूलन में ही होता है। और उस रोग के लिए औषधि भी वहां की ही होती है, वहां के देवी देवताओं के रंग रूप भी वहां के लोगों के जैसे ही होते हैं। जैसे दुर्गा माता की प्रतिमा बंगाल में बंगालियों जैसी, और केरल में केरल के जैसी, और गुजरात में गुजरात के जैसी, और पंजाब में पंजाब की जैसी ही होती हैं। क्योंकि देवी देवताओं की प्रतिमाएं मनुष्य के रंगकार ही बनती हैं। तो देवी देवताओं की प्रतिमाएं, उनके वस्त्र और अलंकार, उनके उनके प्रसाद की नैवेद्य की पद्धति, और उनके लिए बनने मंदिर, ये भी स्थान विशेष के अनुसार ही बनते हैं, भौगोलिक और प्राकृतिक रचना के अनुसार ही बनते हैं। तो फिर उनके उत्सवों में उनका संगीत, उनका नृत्य वैसे ही स्थान विशेष के अनुसार रहता है। उनकी प्रार्थना के शब्द भी उसी के अनुसार रहते हैं। मैंने सब कुछ इतना अधिक प्राकृतिक ही रहता है। फिर संस्कृति कहाँ से आई? तो संस्कृति ये मनुष्य ने अपने विचार के लिए, कल्पना के लिए, अपने बुद्धि के लिए, और शास्त्र रचना के लिए, और अपने दूसरों के साथ व्यवहार के लिए जो नियम बनाए हैं, जो धर्म के अनुसार हैं, उससे संस्कृति बनती है। तो मनुष्य के बनावट में, मनुष्य के जीवन में जो जीवन निर्वाह चलता है, उसमें प्रकृति का हिस्सा बहुत अधिक है। तो संस्कृति का पहला नियम है प्रकृति के अनुकूल बनो। ये पहला नियम है। प्रकृति के अनुकूल नहीं बने तो पहला उसका परिणाम होता है हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। और बाकी सारे प्रकृति के साथ जुड़े हुए सारे भी बातें हैं, वे भी सारी अस्वाभाविक बन जाती हैं। अब इसमें केवल संस्कृति की बात हम कल करेंगे, परंतु आज उससे संबंधित जो कुछ प्रश्न हैं उन पर विचार करना चाहिए। अब इतना रोग भी अलग, माने स्थान स्पेसिफिक है, औषध भी स्थान स्पेसिफिक है, खान पान भी स्थान स्पेसिफिक है। तो हम औषध अभी सबके लिए एक क्यों बना रहे हैं? आयुर्वेद हो या एलोपैथी हो, आयुर्वेद की भी फार्मेसी होती है। फार्मेसी में जो औषध बनता है वो किसी एक स्थान विशेष के मूल पदार्थों का लेकर बना हुआ होता है। वो कहीं 1,000 किलोमीटर दूर कैसे लागू होगा? नहीं लागू होगा। तो फिर औषधि तो स्थानिक ही होनी चाहिए। तो फार्मा इंडस्ट्रीज एलोपैथी की हो या आयुर्वेद की हो, ये रोग को ठीक कर ही नहीं सकती, या ऐसा परिणाम दे ही नहीं सकती जो हर एक के शरीर की बनावट के अनुकूल हो और रोग की प्रकृति के अनुकूल हो। तो फिर हमने ये क्यों किया ऐसा? ये केवल इस तत्व को, इस मुद्दे को नहीं समझने के कारण हुआ। ये नहीं समझना कि प्रकृति स्थान विशेष के अनुसार होती है, और वह केवल वनस्पति और पंचमहाभूतों पर नहीं होती, पंचमहाभूतों से जो मनुष्यों के शरीर बनते हैं उनके ऊपर भी निर्भर करती है। हम एक स्थान पर से खाद्य पदार्थ 1,000, 1,500, 2,000 किलोमीटर दूर प्रेषण करते हैं। तो खान पान की चीजें भी ऐसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जा सके? ये नहीं जा सकती। इसी प्रकार से
फल फूल सब्जी ये सब है, उसका भी हेर फेर इस प्रकार से नहीं हो सकता। होगा तो वह कृत्रिम होगा, और होगा तो उसका परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर होगा ही। अब शरीर का भी ये स्वभाव है कि वह बहुत कम मात्रा में यदि बदल होता है तो शरीर अपने आप को उसके अनुकूल बनाता जाता है। एकदम एकदम थोड़ा सा, तो थोड़ा थोड़ा माने शरीर अपने आप को अनुकूल बना सके इतनी कम मात्रा में हुआ तो शरीर धीरे धीरे उसके अनुकूल बनता जाता है। आयुर्वेद में इसको सात्म्य कहते हैं। ये सात्म्य होता जाता है। वह रोग पैदा नहीं करता, वह अस्वस्थता पैदा नहीं करता, परंतु धीरे धीरे करके वो इस शरीर के लिए है तो फॉरेन बॉडी, माने वो अनुकूल नहीं है ऐसा है, प्रतिकूल है ऐसा है, परंतु शरीर अपने आप को एडजस्ट करता जाता है। तो शरीर का अपना आंतरिक टेक्सचर या आंतरिक गुण बदलता जाता है। शरीर की प्रकृति ही बदलती जाती है, क्योंकि अन्न तो पूरे शरीर का जीवन रस है, इसलिए वो पूरे शरीर में जाता है। तो वो धीरे 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 स्वभाव, शरीर का स्वभाव बदलता जाता है। तो यदि हम ऐसे ही करते रहें कि अन्न और औषधि इन दोनों का इतना हेर फेर करते ही रहे, कहीं का चावल और कहीं का गेहूं और कहीं का सेब और कहीं की सब्जी, ऐसा खाते ही रहे, तो हम एक स्थान विशेष में रहकर भी उस स्थान विशेष के स्पेसिफिक नहीं रह जाते, हमारा शरीर नहीं रह जाता। और इस कारण से आज हम देखते हैं कि हमारा आहार विहार का तंत्र एकदम अनियमित हो गया है। उसको कोई व्यवस्था ही नहीं रही है, क्योंकि हम आहार के इस महत्व को, इस मुद्दे को जानते ही नहीं। अभी कुछ बार ऐसा होता है कि जानते तो हैं परंतु मानते नहीं। वो मानते नहीं, वो तो मन के कारण से होता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो तो नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, वो भी मन को ही तो लगता है। मन को अच्छा लगता है, जीभ को अच्छा लगता है, इसलिए फिर वो ऐसा प्रतिकूल हो तो भी खाते हैं। कभी कभी हम सांस्कृतिक कारणों से ये सब सह लेते हैं। जैसे हमारे ऋषि मुनि और अन्य सब लोग भारत से निकलकर अमेरिका तक पहुंचे होंगे, अफ्रीका तक पहुंचे होंगे, ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे होंगे, तो वहां उनका आहार विहार ये सब अलग हो ही गया होगा। तो उन्होंने अपने शरीर को उसके साथ एडजस्ट कर लिया होगा, धीरे धीरे करके एडजस्ट कर लिया होगा, परंतु उनके शरीर के स्वभाव पर उसका परिणाम तो हुआ ही होगा। और फिर बहुत लंबा समय बीत जाने के बाद वे वहीं के हो गए होंगे। हम भी यदि यहाँ से अमेरिका जाते हैं तो पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी में बदल तो दिखाई देता ही है, और ऐसे 50 पीढ़ियां गई तो फिर हम भारतीय नहीं रहेंगे, अमेरिकन हो जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन हो जाएंगे, वहां से यहाँ लोग आएंगे तो भारतीय हो जाएंगे। हाँ, ये बदल बहुत धीरे धीरे होता है। 3000 वर्षों में भी कभी कभी ऐसे उदाहरण प्राणियों के मिले हैं कि उनका स्वभाव नहीं बदला है, उनकी आदतें नहीं बदली हैं। वो विपरीत वातावरण में रहते अवश्य हैं और वहां वे एडजस्ट अवश्य हो गए हैं, परंतु मूल स्थान में आने के बाद वो तुरंत मूल स्वभाव के अनुरूप बन जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण प्राणियों के दिखाई देते हैं। मनुष्य भी तो ऐसे बेसिकली प्राणी ही है, उसका भी ऐसा होता है कि भारतीय यदि अमेरिका अफ्रीका वहां गए और 1000 वर्ष के बाद यदि वापस यहाँ आए तो मूल भारतीय जैसे जल्दी ही बन जाएंगे। ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति का हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि हम प्रकृति के बने ही हैं। उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में
भी प्रकृति दिखाई देती है, क्योंकि किसी का मन है, किसी की बुद्धि है, किसी का अहंकार ऐसा है, किसी का किसी का अनुभव करने का प्रकार ऐसा है, में दिखाई देता ही है। इसलिए अंतःकरण का संयोजन भी प्रकृति के अनुसार ही बनता है। उसको ही स्वभाव बोलते हैं। जैसे शरीर का स्वभाव होता है, वैसे ही अंतःकरण अनुसार कम अहंकारी, कोई विवेकशील और होता है। किसी का मन जल्दी शांत हो जाता है, किसी का मन अधिक उत्तेजित रहता है। ये सब होता रहता है। और इसके ऊपर सबसे पहला तो आहार विहार का ही प्रभाव होता है। इसलिए वो भी फिर प्रकृति का आया। इसके साथ हमने जो संस्कारों का तत्व जुड़ा जोड़ा है, पूर्व जन्म के संस्कार और वंशानुगत संस्कार, वो भी प्रकृति से ही आता है। इसलिए हमको अपनी प्रकृति पहले समझना चाहिए। ये जो राष्ट्र का माने पूरे समाज का जो स्वभाव बनता है, वो भी तो प्रकृति ही है। जिसको हम भारत भूमि कहते हैं, वो प्रकृति है। अखंड भारत कहते हैं, वो भी प्रकृति ही है। भारत की नदियां, पर्वत, ये सब भी प्रकृति ही है। उस प्रकृति के अनुसार भारत का स्वभाव अलग बना है। तो भारत यदि आध्यात्मिक देश है, तो वह भी, उसमें भी प्रकृति का योगदान बहुत बड़ा है। ये प्रकृति की रचना समझना, प्रकृति के अनुसार हम कैसे हुए हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, यह समझना, ये पहले तो विज्ञान है। यही विज्ञान है कि पहले अपने आप को समझो। और इसलिए हम जो भी व्यवसाय पसंद करते हैं, जो भी विद्या शाखा पसंद करते हैं, जहां भी जाना पसंद करते हैं, जिस भी कला में हमारी रुचि बनती है, उसका प्राकृतिक अंश क्या है, उसमें सांस्कृतिक भी होगा, परंतु प्राकृतिक अंश क्या है, ये भी समझना चाहिए। इसलिए पहले ऐसा होता था, इसका शास्त्र भी विकसित हुआ था कि एक बालक को कौन सा करियर ठीक रहेगा, यह जानने का प्राकृतिक उपाय क्या है, प्राकृतिक पद्धति। तो ये परंपरा में जब घुटनों चलते चलते बैठना सीख जाता है, तब वो 5-6 महीने का होता है। उस समय विभिन्न गतिविधियों के साथ जुड़ी साधन सामग्री खिलौनों के रूप में उसके चारों ओर रखो, उसकी अपनी पहुंच के अंदर रहे ऐसा रखो। वो स्वतः ऐसी सारी साधन सामग्री रखो। और फिर नियम क्या बताया कि वो अपनी इच्छा से, अपनी रुचि से, अपने प्रयासों से, उसमें से जो खेलने के लिए पसंद करता है, वही उसका स्वाभाविक व्यवसाय है। तो ये तो प्राकृतिक ही हुआ, और ये स्वतंत्र उसकी रुचि के अनुसार भी हुआ। हम कहते कि लादो नहीं, लादो नहीं, उसको जो करना है वो करने दो। तो उसको जो करना है, उसका इंडिकेशन तो यही है, तो उसके अनुसार करो। उसका अनुवंश क्या है, माने उसके रक्त के गुण क्या है, उस रक्त का आश्रय करके उसमें मन बुद्धि के अंतःकरण के कौन से गुण उसको प्राप्त हुए हैं, माता की ओर से, पिता की ओर से क्या क्या मिला है, उस जिससे उसका स्वभाव बना है, उसके अनुरूप उसे व्यवसाय देना चाहिए, उसकी शिक्षा भी होनी चाहिए। उसी प्रकार से संस्कृति के आधार पर भी, संस्कृति के आधार पर माने जिस जिस देश में वो रहता है, जिस समाज में वो रहता है, उस समाज में
व्यापक रूप में एक प्रकार का विचार रहता है, एक प्रकार की कल्पना रहती है, एक प्रकार का अन्न धान्य रहता है। उसके आधार पर जो गीत संगीत और नृत्य नाट्य आदि रहते हैं, उसके आधार पर जो सब कुछ बना है, उससे भी उसका स्वभाव नियमित होता है। तो उसके अनुसार ही उसकी और उसका व्यवहार होगा। ऐसा मूलतः हमें हमारे जीवन व्यवहार में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह अध्ययन करना, ये कहा गया है। फिर वो एक व्यक्ति की प्रकृति भी होती है, एक कुटुंब की प्रकृति होती है, एक जाति की प्रकृति होती है, संपूर्ण जन समाज की प्रकृति होती है। स्थान के अनुसार ये प्रकृति भी बदलती जाती है। समझकर, ऐसा उसका विश्लेषण करके, उसका अध्ययन करके, फिर हमारी शिक्षा और व्यवसाय, ये दोनों मूलतः तय होते रहेंगे। ऐसा यदि करेंगे तो कम परिश्रम में और कम जद्दोजहद से अच्छा परिणाम हमको मिलता है। इतना अधिक प्रकृति का योगदान हमारे सारे जीवन व्यवहार में रहता है। जीवन व्यवहार को व्यवस्थित कर पहले हमसे संबंधित प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका अध्ययन करना चाहिए। इस अध्ययन शास्त्र हमारी परंपरा में तो था। आज हम कुछ भी उसका पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र भी रहा नहीं माने शास्त्र है, हमें उसका परिचय नहीं है, ऐसा हुआ है। और इसलिए यूनिफॉर्मिटी सारे जगत में इतना अधिक मान्यता प्राप्त तत्व हो गए, एक जैसा, सब एक जैसा। और हम यहाँ हैं तो उस का ऐसा ऐसा खान पान, ऐसा वस्त्र वस्त्र प्रावरण, ऐसा भवन, ऐसा फर्नीचर, ऐसी सारी मनोरंजन की पद्धतियां, ऐसे सारे हमारे विलास, और ऐसा सारा हमारा साहित्य, और ऐसा ही सब एटीट्यूड, ऐसा सब बन गया है। तो यूनिफॉर्मिटी उस स्वाभाविक नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, यूनिकनेस तो होती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं हो। हम यूनिकनेस को ही बढ़ावा देने वाले लोग हैं, क्योंकि यूनिकनेस तो प्राकृतिक है। एक वृक्ष के दो पत्ते भी जहाँ नहीं होते हैं, सारे यूनिक होते हैं, उस प्रकार से हम भी तो यूनिक रहेंगे ही। तो यूनिक को समझना, यूनिफॉर्मिटी को भी समझना, और यूनिफॉर्मिटी से यूनिक अधिक स्वीकार्य क्यों है, और वो तो अधिक डिजाइनर ही होगा। वो तो यूनिक माने ऐसा एक एक ही एकमेवा द्वितीय माने यूनिक। इसको समझना, ये जरा नए सिरे से अपने आप को, आसपास के जीवन को समझने जैसा है। हम इसके ऊपर विचार करेंगे। आज यही रुकते हैं। ओम सहना सहनौ भुनक्तु वीर्यंगवावहै तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम नमस्कार। ताई। नमस्ते ताई। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई। प्रणाम ताई।